नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि इस सेशन में हम लोग कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ सेशन अपलोड किए, लाखों दोस्तों ने देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो सही उत्तर है एन.बी. रमन। एन.बी. रमन भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। बात करेंगे चीफ जस्टिस के कार्यों के बारे में और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमन के बारे में। एन.बी. रमन सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले जज रह चुके हैं एन.बी. रमन, और ये भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये भारत के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे, तो ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो उत्तर क्या होगा हमारा एच.बी. रमन जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे। ध्यान रखिए 48वें नंबर के हैं एच.बी. रमन और 47वें नंबर का भी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। इनके रिटायरमेंट के बाद जो अप्रैल महीने में होने हैं, इसके बाद जो है एच.बी. रमन जी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं बता रहा हूं कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के संबंध में। जैसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एच.जे. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। तीसरा प्रश्न जो हमेशा रिपीट होता है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है यानी हाईकोर्ट है, तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स। जबकि अगर पूछा जाए हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है, तो वो होती है 62 ईयर्स। थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, बहुत बार पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट 65 एंड हाई कोर्ट 62 ईयर्स। अब हम लोगों ने देखा कि एन.बी. रमन जी भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब बात हो रही है रिक्रूटमेंट की यानी नियुक्तियों की, तो यहाँ 3 नाम और है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है और बहुत चर्चे में रहे हैं। एम.ए. गणपति, विकास सिंह और जी.पी. सावंत। ये तीनों कौन है, तो आपको बता दूं एम.ए. गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं। एन.बी. रमन भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश और विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष और जी.पी. सावंत चीफ स्टेटिस्टिशियन ऑफ इंडिया चुने गए हैं। तो चारों ही नियुक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, रट लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर कि इंडेक्स से एक प्रश्न तो जरूर से जरूर एग्जाम में आएंगे, छपेंगे। आप लोग ध्यान रखिए कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा, तो सही उत्तर है भारत रहा है 40वें पोजीशन पे। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। अब ध्यान रखिए दोस्तों, इंडेक्स से संबंधित 2-3 प्रश्न बार बार घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे इसमें भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत रहा है 40वें पोजीशन पे। इस पे टॉप पे कौन सा देश रहा, तो टॉप पे रहा अमेरिका। ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन, तीसरे नंबर स्वीडन, चौथे नंबर पे फ्रांस रहा। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इंडेक्स के बारे में बात आई है, तो एक और प्रश्न इंडेक्स से संबंधित ले लेते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत किस रैंकिंग पे रही है, यानी कि हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा। तो अगर खुशहाली की बात की जाए तो भारत 139 पोजीशन पे रहा है। किस देश की जनता कितनी खुशहाल है, ये इंडेक्स ये बताती है, और इसके अनुसार भारत 139 पोजीशन पे रहा। अब ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है इंडेक्स से संबंधित। सो इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा, तो फिनलैंड टॉप पे रहा, यानी कि फिनलैंड की जनता सबसे खुशहाल है। और ध्यान रखिए कि फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष दुनिया में सबसे खुशहाल देशों के मध्य रहा है, तो टॉप पे रहा फिनलैंड। अच्छा, किस देश की जनता जो है सबसे नाखुश यानी अप्रसन्न है, तो सबसे लास्ट में रहा है कौन, अफगानिस्तान। टोटल 149 देशों को इसमें रखा गया था। इसमें टॉप पे रहा, पहले नंबर पे फिनलैंड रहा और 149 पोजीशन पे रहा अफगानिस्तान। भारत इसमें रहा 139 पोजीशन पे, ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड और चौथे नंबर पे आइसलैंड रहा।
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अवार्ड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि हाल ही में किस हिंदी लेखक को 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है, हाल ही में प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई, जो कि कब दिया जाएगा, 2021 में दिया जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने पढ़ा कि किसे हाल ही में दिया जाएगा, प्रोफेसर शरद पगारे जी को दिया जाएगा वर्ष 2020 का व्यास सम्मान। ध्यान रखिए, उनकी किस रचना के लिए दिया जाएगा, उनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी जो कि 2010 में प्रकाशित हुई थी, उनके लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया जाएगा। आपको ध्यान रखिए, ये जो व्यास सम्मान 2020 का 2021 में दिया जाएगा वो 31वां व्यास सम्मान होगा। और व्यास सम्मान के बारे में अगर बात करें तो आपको बता दूं, व्यास सम्मान जो है भारतीय साहित्य के दिए जाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। सो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे दिया किसके द्वारा दिया जाता है, ये के फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था 1991 को, ध्यान रखिए। और सबसे पहले 1991 में ये प्राचीन भाषा परिवार रामविलास शर्मा को दिया गया। और 2019 में कागज की नाव के लिए किसको दिया गया था, नासिर शर्मा को दिया गया था। और 2020 के लिए 2021 में शरद पगारे को दिया जा रहा है, उनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो यहां तक हम लोग क्लियर हैं कि प्रोफेसर शरद पगारे जी को वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, अनामिका, रितिका चोपड़ा और रोहिणी गोडबोले। ये तीनों कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो पहला नाम है अनामिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई हाल ही में अनामिका को। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार बन गई है। और उनकी किस कृति के लिए दिया गया, टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा, जो कि 2014 में प्रकाशित हुई थी, उनके लिए उन्हें हाल ही में क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। दूसरा नाम है रितिका चोपड़ा, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए उन्हें इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड दिया गया। रोहिणी गोडबोले, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ नेशन से उन्हें सम्मानित किया गया। प्रोफेसर शरद पगारे 2020 का उन्हें व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो सही उत्तर है, हाल ही में घोषणा की गई कि काबूस बिन सैद अल सैद को वर्ष 2019 के लिए सम्मानित किया जाएगा गांधी शांति पुरस्कार से। अब ये है कौन, ये ओमान के दिवंगत सुल्तान है और इन्हीं को वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। शांति के असाधारण कार्यों के लिए इन्हें दिया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। एक वार्षिक सम्मान है, ध्यान रखिए। और भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ध्यान रखिए, आपको बता दूं कि पहली बार तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति को 1995 में दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। क्या होता है UIDAI, बात करेंगे, पर पहले इनके CEO कौन बने हैं। तो हाल ही में सौरभ गर्ग को UIDAI का नया CEO बनाया गया। आपको बता दूं कि सौरभ गर्ग जो है 1991 बैच के IAS अधिकारी उड़ीसा कैडर के रह चुके हैं और उनकी रैंकिंग और वेतनमान जो होगा वो अतिरिक्त सचिव का होगा। UIDAI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सो इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। UIDAI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और ये जो आधार कार्ड आपको इशू की जाती है वो इसी UIDAI के द्वारा की जाती है। अच्छा, एग्जाम में पूछा गया कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो कुल 12 यूनिक डिजिट होते हैं आधार कार्ड में। और आधार कार्ड जो है भारत में बना है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोमेट्रिक सिस्टम है, ध्यान रखिए। और आधार कार्ड क्या है दोस्तों, तो आधार कार्ड एक पहचान प्रमाण पत्र है। क्या है, एक पहचान पत्र है मात्र, ना कि नागरिकता प्रमाण पत्र है। जो हमारी वोटर आईडी है वो नागरिकता प्रमाण पत्र है, जबकि ये जो आधार कार्ड है ये मात्र एक पहचान पत्र है हमारी। इसलिए एक एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि पहला आधार कार्ड किस राज्य में इशू किया गया था, तो पहली बार इसे महाराष्ट्र में इशू किया गया था।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। अवार्ड से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। सो ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया जाएगा, तो आशा भोसले को दिया जाएगा। एक बहुत ही बेहतरीन गायिका है आशा भोसले और लता मंगेशकर की बहन है, और इन्हीं को वर्ष 2021 का महाराष्ट्र भूषण दिए जाने की घोषणा की गई। वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है 2021 में दिया जाएगा, और इसकी घोषणा किसने की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने ही घोषणा की। ध्यान रखिए, आपको बता दूं कि इसके पहले 1997 में ही लता मंगेशकर को यह अवार्ड दिया जा चुका है, और सुश्री आशा भोसले को वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब अगर बात करें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की, तो इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1996 में। इसके तहत 10 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र दी जाती है। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, जो मराठी लेखक PL देशपांडे इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे, जिन्हें 1996 में यह अवार्ड दिया गया था, और 2021 में यह अवार्ड दिया जाएगा किसे, आशा भोसले को। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको 3 नाम दिख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवार्ड से संबंधित, एक बार रिवाइज करवा दूं, प्रोफेसर शरद पगारे, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और कबूस बिन सैयद अल सैयद। कौन है ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। तो प्रोफेसर शरद पगारी वर्ष 2020 का व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, उनकी रचना पाटलिपुत्र के साम्राज्य के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, रिवाइज कर लीजिए, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। आशा भोसले, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाएगा। काबूस बिन सैयद अल सैयद, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा, और 2020 का किसे दिया जाएगा, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि हैं बांग्लादेश के। अब मुझे फटाफट बताइए, काबूस बिन सैयद अल सैयद कहाँ के हैं, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय विमान प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया, तो सही उत्तर है हाल ही में संजीव कुमार जी को भारतीय विमान प्राधिकरण ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये क्या है, एक IAS अधिकारी 1993 बैच के हैं, और इन्हीं को चुना गया है किसके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप में। बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। अच्छा, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई, तो सही उत्तर है योगासन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में जो होने वाला है उसमें योगासन को भी शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ होने वाला है, ये पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये कौन सा संस्करण होगा, ये इसका चौथा संस्करण होगा। पहला संस्करण नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण महाराष्ट्र में, तीसरा संस्करण जो है हाल ही में असम में आयोजित किया गया था 2020 में, और चौथा संस्करण जो है हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। और इसमें एक नया गेम जो है योगासन को भी शामिल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, 2021 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में सरकार शब्द की परिभाषा में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाया गया, इस विधेयक का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है, इस विधेयक का नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल, और हाल ही में सरकार शब्द की परिभाषा को इसके अंतर्गत बदल दिया गया। इसके अंतर्गत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी पावर को बढ़ा दिया गया एज कम्पेयर टू चीफ मिनिस्टर। ध्यान रखिए, दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक नया एक्ट लाया गया। 22 मार्च को इस एक्ट को पास कर दिया गया। आपको बता दूं कि दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और इस बिल के तहत जो है सरकार किसी भी विधेयक को लाने के पहले 15 दिन पहले जो है प्रशासनिक मामलों में और करीब 7 दिन पहले किसी अन्य मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर है उससे परमिशन लेना जरूरी होगा। और इस पिक्चर से आप साफ जान सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर को इसके अंदर बढ़ा दी गई है, चीफ मिनिस्टर के पावर को कम कर दी गई है, और ये किया गया है कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, आपकी सरकार है यहाँ पे दिल्ली, जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, और ये भारत की राजधानी है। 1911 में इसे भारत की राजधानी बनाई गई थी, और उपराज्यपाल है अनिल बाईजाल, और इन्हीं की शक्ति को हाल ही में बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ बात हो रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। आपसे पूछा जाए कि भारत के दिल्ली के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो आदित्यनाथ झा जी थे। और दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने बजट यानी 2021 में जो दिल्ली सरकार ने बजट पेश किया उसे देशभक्ति बजट के रूप में पेश किया, और दिल्ली सरकार ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की, और भारत के सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का गठन हाल ही में दिल्ली में किया गया।
और दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि भारत में पहली बार भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी या भूपेन हजारिका? आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।